क्वेश्चन में दिया है सॉल्व बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3। यहाँ पर ये जो z इक्वल टू दिया हुआ है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज ही होता है। उसके आगे हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 300। नेक्स्ट है 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 600। आगे दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, सब्जेक्ट टू के अंदर जो भी आता है उसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट। यहाँ पर हमें 3 कंस्ट्रेंट आए हुए दिख रहे हैं और सबका टाइप कैसा है, लेस देन इक्वल टू टाइप के। तो सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो भी हमें कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर कोई कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का भी आता है तो हमें क्या करना होगा, उसे लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट को माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 x3 इन वेरिएबल को डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। और लास्ट में कंडीशन क्या दी हुए है, ये डिसीजन वेरिएबल कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसे नॉन निगेटिव कंस्टेंट भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, राइटिंग गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड ऑफ ऐसा लिखना होगा। क्यों? क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड के अंदर दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, और आए हुए सब्जेक्टों के अंदर सारे कंस्टेंट कैसे है, लेस देन इक्वल टू टाइप के है। हमें यहाँ पर 3 कंस्टेंट आए हुए दिख रहे हैं और सबके सब लेस देन इक्वल टू टाइप के। तो इसके कारण हमें अपनी तरफ से 3 वेरिएबल कंसिडर करने होते हैं, जिसे कहा जाता है स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो पहला जो स्लैक वेरिएबल होगा पहले कंस्टेंट के साथ होगा, जिसे हम लोग नेमिंग करेंगे s1। दूसरे कंस्टेंट के साथ स्लैक वेरिएबल जो आएगा उसे नेमिंग करेंगे s2, और तीसरे कंस्टेंट के साथ जो स्लैक वेरिएबल आएगा उसे हम लोग नेमिंग करेंगे s3। ठीक है, ये स्लैक वेरिएबल गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0 मतलब ये 0 कोएफिशिएंट देकर ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे राइटिंग गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। तो देखो, जैसे कि पहले बताया था, एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, ये जो z दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो लिखेंगे, और z के इक्वल टू में जो भी आया हुआ है उसे हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस 10x1 का क्या हो जाएगा, माइनस 10x1 हो जाएगा। आगे माइनस 6x2 लिखोगे, माइनस 5x3। ठीक है, और इसी में हमें 3 स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं और जिनका कोएफिशिएंट हमें 0 रखना होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखूंगा, 0s1 प्लस 0s2 और ये 0s3 इज इक्वल टू कुछ नहीं था तो सामने हमें 0 लिखना होगा। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट कंस्टेंट की तरफ देखना है। फर्स्ट कंस्टेंट में क्या दिया हुआ है, 2x1, तो नीचे क्या लिखेंगे, 2x1 प्लस 2x2, आगे दिया है प्लस 6x3। ठीक है, इसके अंदर हमें s1 ये स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा, लेकिन इस बार उसका कोएफिशिएंट हमें 1 रखना है, तो जस्ट s1 लिखा, और बाकी के 2 स्लैक वेरिएबल कोएफिशिएंट हम लोग 0 दे देंगे। तो यहाँ पर प्लस के आगे लिखना होगा 0s2, और फिर से प्लस देके 0s3 लिखना है। इज इक्वल टू कितना होगा, देखो फर्स्ट कंस्टेंट के अंदर इक्वल टू के अंदर कितना दिया हुआ है, 300, तो यहाँ पे आएगा 300। सिमिलरली इसी तरीके से हमें सेकंड कंस्टेंट के लिए काम करना होगा। सेकंड कंस्टेंट में देखो क्या दिया हुआ दिख रहा है, 10x1 प्लस 4x2, आगे है प्लस 5x3। ठीक है, ये सेकंड कंस्टेंट था। सेकंड कंस्टेंट में हम लोग स्लैक वेरिएबल s2 ऐड करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट 1 रखा जाएगा, और ये s1 और ये s3 स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 देना होगा। ठीक है, तो ये s2 वाला स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, और ये s1 और s3 का स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 रखा। इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप लोग, 600। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कंस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं। वो क्या लिखना होगा फिर, x1 प्लस x2 प्लस x3, स्लैक वेरिएबल s1 का कोएफिशिएंट 0 होगा, स्लैक वेरिएबल s2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल s3 ऐड करना होगा। इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। ठीक है, ये जो नॉन निगेटिव कंस्टेंट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली लिखना नहीं होता है। गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें एक टेबल फॉर्म करना होता है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, या फिर टेबल को नेमिंग भी कर सकते हैं बाय सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंप्लेक्स टेबल लिखने के बाद जो रिक्वायर्ड कॉलम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिए है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है बेसिक वेरिएबल, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे लिखा है डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3, और ये जो स्लैक वेरिएबल है s1 s2 s3, उसके आगे लिखा हुआ है RHS का कॉलम, और आगे लिखा है रेशियो। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लाइन आप लोगों को कंपलसरी दिखानी होगी इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन के नीचे हमें लिखना है z। ठीक है, इस लाइन के नीचे क्या लिखना है हमें, बेसिक वेरिएबल के अंदर हमें लिखना है z। तो यहाँ पर मैंने z लिखा। इटरेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो z के साइड में क्या लिखा है 0 लिखा है। ठीक है, z के साइड में यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे आप लोग। इसके बाद हम लोगों ने अपनी तरफ से स्लैक वेरिएबल कौन से ऐड किए थे, s1 s2 s3, उन स्लैक वेरिएबल को हमें z के नीचे लिखना है बेसिक वेरिएबल के अंदर, s1 s2 और यहाँ पे आएगा s3। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से एक एरो लगा दे रहा हूँ मैं।
इस टेबल के अंदर जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में LPP लिखा था उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं S1 X1 X2 X3 S1 S2 S3 के, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग पहले रो में देखेंगे, पहला रो यानी कि ये जो पहला लाइन दिख रहा है ना Z का, उसमें ध्यान दो। Z जहाँ पर लिखा है उसके साइड में X1 का कोएफिशिएंट हमें कितना दिख रहा है, -10। तो देखो जहाँ पर Z हमने लिखा था उसके साइड में हम लोग X1 का कोएफिशिएंट कितना लिख देंगे, -10, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -10 दिख रहा है X1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कितना होगा, -10। X2 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, -6, तो -6 लिखा। उसके आगे कितना, -5 है, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, आगे कुछ नहीं था RHS में, तो 0 लिखा, ठीक है। अभी फर्स्ट कंस्टेंट में ध्यान दो, X1 का कोएफिशिएंट 2 है, X2 का कोएफिशिएंट 2 है, X3 का कोएफिशिएंट 6 है, तो ठीक है। तो ये जहाँ पर S1 ऐड किया था ना हम लोगों ने, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 2 6 1 0 0 इक्वल टू कितना था, ये 300, तो यहाँ पर RHS में कितना लिख दिया, 300। इसी के बाद सिमिलरली हमें नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर हम लोगों ने S1 ऐड किया था। देखो यहाँ पर S1 ऐड किया हुआ है, कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 10 4 5, 10 4 5, ये 0, ये 1, ये 0, RHS कितना होगा यहाँ पर, 600 होगा, ठीक है। और लास्ट वाले कंस्ट्रक्ट पे देखते हैं तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 1 1 1 0 0 1, और आगे कितना था, 100 था, ठीक है। ये टेबल बना दिया। देखो एक बार ये टेबल बना दिया हम लोगों ने तो अपना काम मतलब ये आसान हो जाएगा। अभी ध्यान दो, अभी आपको क्या करना है, Z के रो में देखना है। ये जो Z है ना उसके रो में देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको, ये -10 वाली वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो उस -10 की वैल्यू के नीचे आप लोग क्या लगा दो, एरो लगा दो। कितना आया समझ में, ये वो एरो लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी के कॉलम में वहाँ से एक कॉलम मार्क कर देंगे जहाँ पर Z के एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि -10 को कवर नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ उसके नीचे से इस तरीके से एक कॉलम बनाना है हमें, जहाँ पर हम लोगों ने एरो किया था ना ऊपर की तरफ, वहाँ से एक कॉलम बना लेना है। तो ये कॉलम हमने बना दिया, ठीक है। ये कॉलम बनाने के बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है, कॉलम के अंदर आए हुए एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं, 2 10 और 1, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 2 से हमें उसके इक्वल टू में मतलब RHS में जो पार्ट आया था, जो नंबर आया था उसको डिवाइड करोगे। इस 2 से किसे डिवाइड करना होगा, इस 300 को। रिजल्ट कितना होगा, 150, यहाँ पर लिख दिया 150। नेक्स्ट क्या करोगे, इस 10 से 600 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 60 आएगा। इस 1 से 100 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो अभी देखो रेशियो के कॉलम में सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव नंबर कहाँ पर दिख रहा है हमें, या फिर सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 60 वाला। तो वहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक रो ड्रॉ करना होगा जिसमें RHS वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसके पीछे से हम लोग रो दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें देखो इस तरीके से रो फॉर्म करना होगा, यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को नहीं लेना है, ये बना रहे हैं हम लोग रो। ये किस स्लैक वेरिएबल के साइड में आया हुआ दिख रहा है, S2, तो इसके साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 लीव्स, क्या कहेंगे, S2 लीव्स। और ये जो कॉलम किस वेरिएबल के ऊपर आया हुआ है, X1, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा X1 एंटर, ठीक है, X1 एंटर का। और जिस रो के साइड में हमें मतलब वो वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है ना, उसको हमें लीव्स कहना है, और जिस कॉलम के ऊपर जो वेरिएबल आया है वो हमें एंटर आया कर रहा है ऐसा लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसी तरीके से कॉलम फिर से आगे और ड्रॉ करने होंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। देखो नीचे और कॉलम एक्सटेंड कर दे, इसका मतलब और हम लोग और आगे के इटरेशन में जाएंगे। आगे के इटरेशन में कब जाना होता है या फिर इटरेशन हमें कब रुकाने होते हैं। देखो Z के रो में अगर कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होता है, क्या कहा, अगर Z के रो में कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होता है तो हमें रुकना होता है। लेकिन यहाँ पर Z के रो में हमें निगेटिव नंबर दिख रहे हैं, तो इसके कारण हमें नेक्स्ट इटरेशन पर जाना होगा, ठीक है। ये टेबल मैंने नीचे बना दिया है। जब हम लोग आगे के इटरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर मुझे पहले Z लिखना है, और हम लोगों ने इटरेशन चालू किए थे 0 से, तो अभी अपना इटरेशन नंबर होगा यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। ये Z रहेगा। यहाँ पर देखो S2 लीव हो रहा है ना, तो S1 तो रहेगा, तो नीचे हम लोगों ने S1 ये एड्रेस लिख दिया। S2 निकल रहा है, लीव हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, X1, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर X1 लिख देंगे। और S3 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, मुझे S3 लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसे। तो ये X1 क्यों लिखा समझाइए, S2 जा रहा है, लूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, X1, तो यहाँ पर हम लोगों ने Z एज इट इज़ लिखा, S1 एज इट इज़ लिखा, S2 की जगह पे X1 लिखा, और नीचे का S3 भी एज इट इज़। अभी देखो ऊपर के टेबल में जहाँ पर आपको ये जो रो दिख रहा है और जहाँ पर कॉलम दिख रहा है, दोनों के बीच में कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, ये जो रो था मार्क किया हुआ और ये जो कॉलम था, उनके बीच में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें 10 दिख रहा है। इस 10 की जगह पे हमें लेके आना है अभी 1, ठीक है। तो इस 10 की जगह पे 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग इस रो को 10 से डिवाइड कर देंगे तो इस 10 की जगह पे 1 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 की जगह पे 1 लाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखो डायरेक्टली 1 लिखा, मतलब क्या कर दिया, इस 10 को 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1,
इस 4 को 10 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2/5, ठीक है। कॉलम के नीचे बराबर वो वैल्यू आनी चाहिए। इस 5 को 10 से डिवाइड करने पर कितना होगा, वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इस 0 को 10 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। इस 1 को 10 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 1/10 होगा। ये वाले 0 को 10 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 0 होगा। 600 को 10 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ पर ये 60 लिखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी जो x1 का रो आपने फॉर्म किया है, क्या कहा, अभी जो x1 का रो आपने फॉर्म किया है, जहाँ पर ये जो 1 आपने लाया है, ये वाला 1 यूज़ कर कर आपको S3 में यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर S1 में 0 लाना है, और यहाँ पर ये जो Z है ना, Z के उसी के कॉलम में 0 एलिमेंट्स ला देने हैं, ठीक है। पहले S3 में क्या दिख रहा था आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा था। पहले S3 के रो में आपको 1 दिख रहा था, लेकिन अभी आपको ये S3 के यहाँ पर ये वाले पोजीशन पे क्या लेके आना है, 0, ठीक है। तो देखो अपने पास ऑपरेशन कैसे बन जाएगा। S3 में पहले आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यूज़ क्या करना है आपको, ये वाला 1 यूज़ करना है, और ये वाला 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, x1 के रो में लिखा है। तो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बन जाएगा, S3 माइनस x1 क्या बनेगा, सिंपली S3 का ये वाला 1 और x1 का ये वाला 1, तो 1 - 1 करेंगे तो S3 में यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेशन का क्या बना रहे हैं मैथमेटिकली, S3 माइनस x1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख देंगे। 1 - 2/5 का क्या कहा, 1 - 2/5, देखते हैं कितना होता है, 1 - 2/5, ठीक है। तो 1 - 2/5 करने पर कितना आएगा रिजल्ट, 3/5। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 3/5। दिस 1 S3 का दिस 1 माइनस x1, ठीक है। 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। 0 - 0 0 होगा। 0 - 1/10 कितना होगा, -1/10 होगा। 1 - 0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 100 माइनस कितना कहोगे, 60। तो 100 - 60 रिजल्ट कितना होगा, 40। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 40 लिखोगे, ठीक है। इतना समझा। सिमिलरली अभी हमें ये वाला 1 यूज़ कर ये 1 कहाँ पे आया हुआ है, x1 के रो में आया हुआ है मैं कहूँगा, ठीक है। तो ये वाला 1 यूज़ कर हमें 0 कहाँ पे लाना है, S1 के ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। S1 के ये वाली पोजीशन पे, S1 के ये वाली पोजीशन पे पहले नंबर क्या था, देखो 2 था, ठीक है। तो देखो उस 2 की जगह पे हमें क्या लेके आना है, 0। तो 2 - 2 करता तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 भी यूज़ करना है। ये 2 कहाँ पे था, पहले S1 में था, तो 2 - 2 कर रहा था मैं, लेकिन ये 1 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, x1 से ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास इस तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा S1 के रो में इस 2 की जगह पे 0 लाने के लिए। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन क्या बना अपना, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बना, S1 - 2 टाइम्स ऑफ x1 बना, ठीक है। तो S1 में यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डायरेक्टली ऑलरेडी 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, 2 - 2 टाइम्स ऑफ x1, क्या कह रहा हूँ मैं, 2 - 2 टाइम्स ऑफ x1 का वैल्यू कितना है इस बार, -2/5 हो। 2 - 2 टाइम्स ऑफ 2/5 होगा, वो कितना, 2/5। तो वैल्यू देखो कितनी आती है, 6/5। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6/5 लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है। 6 - 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू, इस 6 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 1/2। तो 1/2 कर दिया, वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, 6 के आगे कितना दिख रहा है, 1। 1 - 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, इस 1 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 ही रहेगी। 0 - 2 टाइम्स ऑफ 0 - 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 1/10 है, ठीक है। तो 1/10 करूँगा मैं, 1/10 कितना आया वो, -1/5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -1/5, ठीक है। नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए ठीक से। आगे का नंबर क्या दिख रहा है हमें, ये 0 दिख रहा है, राइट। 0 - 2 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 0 ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अभी RHS में देखो S1 का वैल्यू कितना होगा, 300 दिख रहा है हमें। तो 300 - 2 टाइम्स ऑफ x1 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 60। तो यहाँ पर 60 कर दूंगा, ठीक है। कितना आ रहा है वैल्यू, 180। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, 180, ठीक है। अभी हमें सिमिलरली ये जो -10 दिख रहा है, इस -10 की जगह पे क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। ये -10 किसके रो में आया हुआ है, Z के रो में आया हुआ दिख रहा है। -10 की जगह पे क्या लाना है हमें, 0 लाना है। तो देखो
-10, ये किसकी जगह पे आया हुआ है, जेड की जगह पे आया है। -10 पे 0 लाने के लिए मुझे +10 तो करना होगा, तो यहाँ पे मैं जेड में भी +10 दिखा दूंगा, ठीक है। 1 तो यूज़ करना हो, लेकिन ये 1 कहाँ से आ रहा है, x1 में से आ रहा है ना। तो इस तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा अपने पास यूज़ करने के लिए। क्या रहेगा वो, z + 10 टाइम्स ऑफ x1, याद रखो z + 10 टाइम्स ऑफ x1। तो इसे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो 0 बनेगा, ये 0 बना दिया। z + 10 टाइम्स ऑफ x1 था, तो नेक्स्ट z की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, -6। तो यहाँ पर क्या होगा, -6 + 10 टाइम्स ऑफ x1। तो -6 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना दिख रहा है आपको, 2/5। तो इंटू क्या करूँगा, 2/5 कर दूंगा, ठीक है। वो वैल्यू कितनी होगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2 लिखेंगे। आगे z की वैल्यू कितनी हो दिख रही है हमें, -5, ठीक है। तो यहाँ पर -5 दिखा, प्लस सॉरी ये -5 करना था, -5 + 10 टाइम्स ऑफ इस -5 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। तो वैल्यू कितनी हो रही है देखो, 0। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें 0 लिखना होगा। -5 के आगे क्या नंबर दिख रहा है आपको, 0, ठीक है। 0 + 10 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1, इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना दिख रहा है आपको, 0 ही दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा। इस 0 के आगे नेक्स्ट 0 के लिए 0 + 10 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x1 कितना दिख रहा है अभी, x1 1/10 हो रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसके आगे का 0, इस 0 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 ही हो जाएगा, राइट। आगे ये 0 है, इस 0 के 0 प्लस देखो 0 + 10 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 कितना होगा, 0 का करस्पॉन्डिंग कितना दिख रहा है आपको, 60। तो 10 × 60 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर रिजल्ट 600 होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें ये जो नीचे की तरफ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ध्यान देखो, हमें इटरेशन आगे कब बढ़ाने होंगे, अगर जेड के रो में कोई भी नंबर निगेटिव आता है तो हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2 दिख रहा है, तो -2 दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। पहले तो रुकना कहाँ पे होता है, अगर जेड के रो में कोई भी अगर निगेटिव नंबर नहीं होता था तो हम लोग रुकते थे, यही इसी इटरेशन से अपना काम बनता था। लेकिन जेड के रो में हमें निगेटिव नंबर दिख रहा है, तो जो सबसे लोवेस्ट निगेटिव नंबर होता है उसकी तरफ हमें एरो लगाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, वहाँ से हमें कॉलम मिल जाएगा। उस कॉलम को की कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर पाइवोट कॉलम भी कहा जाता है। जहाँ पर हम लोगों ने ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, वहाँ से हम लोग कॉलम मार्क कर देंगे। कॉलम मार्क करते वक्त जेड के अंदर जो -2 नंबर आया ना, उसे नहीं कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो देखो कॉलम इस तरह से आएगा, जिसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 6/5, 2/5 और 3/5, ठीक है। ये कॉलम हम लोगों ने मार्क कर दिया। ये कॉलम मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, इस कॉलम के अंदर आए हुए हर एक एलिमेंट से उसके सामने जो RHS की वैल्यू है उसको डिवाइड करना है। यानी कि 180 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6/5, 60 डिवाइड बाय हो जाएगा 2/5, और ये 40 डिवाइड बाय क्या करना होगा, 3/5 करना होगा, ठीक है। वो रेशियो के कॉलम में हम लोग लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय कितना करना था, 6/5 करना था हमें, तो 6/5, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड बाय 6/5 करने पर 150। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपली 150, ये रेशियो मिला हमें फिर, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2/5 होगा, 60 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 2/5 करने पर रिजल्ट कितना होगा, 150। फिर से हमें मिला 150। उसके बाद 40 डिवाइड बाय कितना करना होगा, 3/5, ठीक है। तो देखो यहीं पे और ऐड कर देता, 40 डिवाइड बाय करना है मुझे 3/5, तो रिजल्ट कितना आता है, 200 डिवाइड बाय 3 आता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ जैसे आता है वैसा, 200 डिवाइडेड बाय 3 आया रिजल्ट, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 66.67 होगी, ठीक है। रेशो से हमें जब एरो बनाना होता है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ऐसा रेशो देखा जाता है जिसकी वैल्यू मिनिमम हो और वो रेशो पॉजिटिव भी हो। तो ऐसा रेशो कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ पर, 200 डिवाइड बाय 3। तो हम लोग यहीं से लेफ्ट साइड की तरफ एक एरो बना देंगे। यहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना है, एक रो ड्रॉ करना है, जिसे हम लोग की रो भी कह सकते हैं, ठीक है। रो ड्रॉ करते वक्त RHS वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करना होगा। तो देखो रो इस तरीके से आएगा, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, इस तरीके से वो रो बनेगा। रो ड्रॉ करते वक्त RHS की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से रो मैंने बना दिया है, देखो। तो ये रो किस वेरिएबल के साइड में आया हुआ दिख रहा है, साइड में कहा मैंने, ये रो हमें किस वेरिएबल के साइड में आया दिख रहा है, S3 के, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S3 लीव्स। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, S3 लीव्स। और ये कॉलम किस वेरिएबल के ऊपर आया हुआ है, या फिर इस वेरिएबल के वेरिएबल के इस कॉलम के ऊपर कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, देखो इस कॉलम के ऊपर कौन सा वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है हमें सेकंड, ये फर्स्ट इटरेशन में, x2। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, x2 एंटर्स, ठीक है। यहाँ से क्या कहना होगा, x2 एंटर हो रहा है और ये S3 वेरिएबल लीव हो रहा है, ठीक है।
और हमें z के रो में एक एलिमेंट दिख रहा है जो कि -2 है, तो इसके कारण हमें फिर से और नेक्स्ट इटरेशन में जाना होगा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग आगे और रिक्वायर्ड कॉलम बना देंगे। देखो रिक्वायर्ड कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिए, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी हमें ये पहले ये जहाँ पर फर्स्ट इटरेशन किया था उस वाली टेबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉलम मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोग सेकंड इटरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर किया सेकंड इटरेशन, यहाँ पर z तो रहेगा, ठीक है। ये कोएफिशिएंट के लिए आने वाला है, ये RHS है और ये रेशियो, ठीक है, वो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो z के नीचे कौन सा वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, S1 वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ये S1 वाला हमने एज इट इज़ लिख देना है। x1 भी रहेगा एज इट इज़ पहले से, ठीक है, ये x1 भी रखा। किस में चेंजेस करने होंगे, S3 लीव्स कहा है हमने, x3 जा रहा है तो उसके जगह पे क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x2 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो ऊपर वाले इटरेशन में कौन सा रो हमें दिख रहा है, ये लास्ट वाला रो दिख रहा है, और कौन सा कॉलम दिख रहा है, सेकंड कॉलम दिख रहा है। ऊपर की डायग्राम में यानी कि फर्स्ट इटरेशन में जो रो और जो कॉलम हमें दिख रहे हैं उनके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है हमें, 3/5। तो इस 3/5 की एलिमेंट के ऊपर हमें लेके आना है 1। क्या कहा, ये जो रो और कॉलम के अंदर जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है ना, कॉमन नंबर हमें दिख रहा है ना, उस नंबर पर हमें लेके आना है 1। तो ये 3/5 की जगह पे हम लोग 1 कैसे लेके आ सकते हैं, इफ़ वी मल्टीपल 3/5 विथ 5/3 वी विल गेट 1। इसका मतलब इस रो को हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, 5/3 से मल्टीपल करने के, ठीक है। तो देखो चेंजेस कहाँ पे हो जाएंगे, सिर्फ x3 के रो में हो जाएंगे, सॉरी x2 के रो में हो जाएंगे चेंजेस, ठीक है। सिर्फ चेंजेस x2 के रो में हो जाएंगे, तो वहीं पर हम लोग चेंजेस कर देंगे। 0 को अगर मैं 5/3 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 3/5 को 5/3 से मल्टीपल करने पर कितना होगा, 1 होगा, तो वो 1 हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को 5/3 से मल्टीपल करने पर देखते कितना आता है, वो होगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीपल विथ 5/3, तो रिजल्ट होगा 5/6। 0 को किसी से भी मल्टीपल करो रिजल्ट तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0। ये कितना था, -1/10 था, ठीक है। तो -1/10 को हम लोग मल्टीपल कर रहे थे 5/3 से, तो 5/3 मल्टीपल विथ -1/10, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है देखो यहाँ पर, -1/6। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -1/6 लिखोगे। 1 को 5/3 से मल्टीपल करने पर रिजल्ट कितना होगा, 5/3 होगा। यहाँ पर 40 को 5/3 से मल्टीपल करने पर रिजल्ट कितना होता है देखो, 40 × 5/3 किया तो रिजल्ट कितना आ रहा है, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गया, 40 × 5/3, ठीक है। 40 × 5/3 रिजल्ट कितना आया, 200/3 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 200/3 लिखा, ठीक है। ये RHS वाला वैल्यू। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x2 के अंदर ये जो 1 आया था, क्या कह रहा हूँ मैं, x2 के रो के अंदर ये जो 1 आया था, ये वाला 1 यूज़ कर हम लोग उसी के कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 कर देंगे। यानी कि x2 के अंदर ये जो 1 आया है, ये वाला 1 यूज़ कर मैं ऊपर जो x1 के रो में जहाँ पर 2/5 दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या लिखे आएंगे, 0 लिखे जाएंगे। उसी तरीके से S1 के रो में जहाँ पर 6/5 दिख रहा है वहाँ पर भी क्या लिखे आएंगे, 0 लिखे जाएंगे। सिमिलरली Z के रो में जहाँ पर ये जो -2 दिख रहा है उस जगह पे 0 लिखे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x1 का ये जो एलिमेंट है 2/5 उसकी जगह पे हम लोगों को 0 लेके आना है। देखो ये 2/5 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, x1 के रो में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये 2/5 की जगह पे हमें लाना है 0, ये 2/5 की जगह पे लाना है 0, तो वो कैसे हो जाएगा, 2/5 - 2/5 हो जाएगा। लेकिन ये 2/5 कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये 2/5 कहाँ पे लिखा हुआ है, x1 के रो में, तो नीचे मैंने लिखा x1 -2/5 में ये अपनी तरफ से ले रहा हूँ, 1 मुझे यूज़ करना है, तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो x2 से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x2 बनेगा। तो इस तरीके से अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा वो, x1 - 2/5 x2, क्या होगा, x1 - 2/5 x2, तो याद रखो वो x1 - 2/5 x2 होगा। तो ऊपर देखो x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 1, तो x1 की वैल्यू हमने लिखी 1, माइनस क्या करना था हमें, 2/5 करना है, -2/5 कर रहा हूँ मैं, इनटू इसका करस्पॉन्डिंग इस वैल्यू के लिए, x1 की इस 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में x2 वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस हो रहे 2/5 की जगह पर, तो डायरेक्टली 0 लिखा। अभी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2, ठीक है। तो वैल्यू है x1 में 1/2, तो वो वैल्यू लिखी 1/2, ठीक है, 1/2 लिखी। माइनस क्या करना था हमें, 2/5 करना था, -2/5 भी कर देते, 2/5 इंटू करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी x2 में, 5/6 होगी, ठीक है। तो साइड में क्या लगा देंगे, 5/6, तो वैल्यू कितनी हो रही है देखो, 1/6, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x1 में वैल्यू क्या है, अभी 0 है, x1 में वैल्यू क्या है अपने पास, 0, तो 0 - 2/5 करना था,
2/5 इंटू इस जीरो का करस्पॉन्डिंग x2 में वैल्यू कितना है, जीरो ही है, तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो x1 में वैल्यू कितनी है अभी अपने पास 1/10, 1/10 कर देते हैं। 1/10 माइनस क्या करोगे, 2/5 करोगे, माइनस 2/5 इंटू, ठीक है, इस 1/10 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना हो रहा है, -1/6। इस 1/10 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना हो रहा है, -1/6। तो यहाँ पर करना है -1/6। ठीक है, रिजल्ट हो रहा है फिर से 1/6, तो यहाँ से फिर से हमें लिखना है 1/6। देखो आगे देखो, ये जीरो x1 के अंदर क्या आया है, जीरो, जीरो माइनस क्या होगा, जीरो माइनस 2/5 होगा, 2/5 इंटू इस जीरो का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, 5/3। ठीक है, इस जीरो का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना है, 5/3। तो इंटू क्या करोगे, 5/3 करोगे। ठीक है, इंटू 5/3 करना है। तो यहाँ पे देखो हमें आंसर कितना मिलेगा, -2/3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -2/3 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो x1 का वैल्यू अभी कितना दिख रहा है हमें, 60 दिख रहा है, राइट। तो x1 का वैल्यू हमें लिखना है 60, 60 माइनस क्या करोगे, 2/5 करोगे, 2/5 किया इंटू करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, x2 की वैल्यू जो कितनी दिख रही है हमें, 200/3 दिख रही है, राइट। तो 200/3 कर देते हैं, 200/3। तो वह x1 का वैल्यू कितना मिला हमें, 100/3 मिला। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 100/3। ठीक है, अभी सिमिलरली हमें ये x2 का 1 यूज़ कर क्या कह रहा हूँ मैं, x2 का ये वाला 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे जीरो लाना है, ये 6/5 की जगह पे जीरो लेके आना है। ठीक है, तो 6/5 ये किसके रो में आया हुआ है, S1 के रो में आया हुआ है। ठीक है, तो 6/5 की जगह पे जीरो लाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 6/5 माइनस 6/5 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 यूज़ करना है। ये 1 कहाँ से आ रहा है, x2 में से आ रहा है। और ये 6/5 पहले कहाँ पे लिखा हुआ था, देखो 6/5 कहाँ पे लिखा हुआ था, S1 में। तो ये 6/5 S1 में लिखा हुआ था, ये S1 में लिखा हुआ था, S1 में लिखा हुआ था, माइनस हम लोग 6/5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं जीरो बनाने के लिए, लेकिन 1 कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, x2 का, राइट। 1 कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, x2 का। तो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन ये बन जाएगा क्या, S1 माइनस 6/5 इंटू x2। ठीक है, S1 माइनस 6/5 x2, ये समझे फिर। तो उसको साइड में कर देता हूँ। याद रखो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बनाया था, S1 माइनस 6/5 x2, S1 माइनस 6/5 x2। तो S1 का पहला नंबर कितना दिख रहा है आपको, जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जीरो माइनस 6/5 इंटू x2। तो इसका करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना है, यहाँ पर जीरो ही है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं 6/5 को जीरो लाने के लिए, यहाँ पर डायरेक्टली जीरो लिख दूंगा मैं। 5 अभी देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी 5 माइनस 6/5 किया जाएगा, 6/5 किया इंटू 5 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू, 5 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 5/6। तो इंटू क्या करोगे, 5/6 कर दोगे। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपली 4 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट S1 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 1। तो 1 माइनस क्या करोगे आप लोग, 6/5। इस 1 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना है, 0। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 ही होगी। नेक्स्ट आगे S1 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -1/5। ठीक है, तो -1/5 माइनस 6/5। ठीक है, इंटू -1/5 माइनस 6/5 इंटू इस -1/5 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना हो रहा है, वो -1/6। तो यहाँ पर क्या करोगे, -1/6। ठीक है, तो देखो वो कितना आया, जीरो आया। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। उसके आगे ये S1 के रो में ये लास्ट वाला वैल्यू क्या दिख रहा है, जीरो। जीरो माइनस 6/5 किया जाएगा, जीरो माइनस 6/5 किया जाएगा इंटू इसका करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू जो कितना दिख रहा है हमें, 5/3 दिख रहा है। तो इंटू 5/3 किया जाएगा, इक्वल टू कितना हो रहा है वो, -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 लिख देंगे। RHS में ये 180 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 180 माइनस 6/5 6/5 इंटू करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू, इस 180 का करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 200/3 दिख रहा है। ठीक है, तो इंटू क्या करोगे, 200/3 वैल्यू आएगी 100 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली 100 लिख देंगे। अभी सिमिलरली ये x2 का ये वाला 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे जीरो लाना था, इस -2 की जगह पे जीरो लाना था। ठीक है, तो वहाँ पर वो जीरो कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो इस -2 की जगह पे जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, +2 करना होगा।
ये इस -2 की जगह पे 0 लाने के लिए +2 करना होगा, ये अपनी तरफ से हम लोग जोड़ रहे हैं। और ये -2 किसकी जगह पे था, z की जगह पे था, z+2 किया, लेकिन 1 तो हमें यूज़ करना था और ये 1 कहाँ से आ रहा था, x2 में से आ रहा था। तो अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, z+2 टाइम्स ऑफ x2 होगा। क्या होगा, z+2 टाइम्स ऑफ x2, ये इतना याद रखना। तो z की पहली वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 0 दिख रही है। तो 0+2 टाइम्स ऑफ x2 करने पर कितना लिखोगे आप लोग, 0 ही लिखोगे। तो ये 0 लिख दिया, ये तो 0 बन रहा है, वो भी 0 कर दिया। उसके आगे z की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 0 दिख रही है। 0+2 टाइम्स ऑफ x2, तो वो कितना हो जाएगा, 5/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5/3 लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे z का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, ये 0 दिख रहा है। ठीक है, तो 0+2 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट ये z के रो में ये वैल्यू क्या अभी 1 है, 1+2 टाइम्स ऑफ इस 1 का करस्पॉन्डिंग x2 कितना होगा, -1/6। तो देखो 1+2 टाइम्स ऑफ -1/6। ठीक है, वो करने पर आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, 2/3। आगे ये 0 दिख रहा है, 0+2 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू, x2 वैल्यू, वो कितना है, 5/3। ठीक है, तो इंटू क्या किया, 5/3 कर दिया, कितना है रिजल्ट, 10/3 आया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 10/3 लिख दोगे। लास्ट में z की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 600, तो ये 600 लिखा, +2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू कितनी दिख रही है, 200/3 दिख रही है, तो वो मल्टीपल कर देंगे हम लोग 200/3। ठीक है, तो रिजल्ट कितना हो रहा है देखो, 2200/3। रिजल्ट वैल्यू कितनी हो रही है, 2200/3। ठीक है, अभी देखो इस इटरेशन के बाद हमें आगे के इटरेशन पे जाना होगा या नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर z का रो ऑब्जर्व करते तो हमें कोई भी नंबर निगेटिव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें आगे के इटरेशन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, जो भी अपना आंसर था यही से हमें मिल जाएगा। आगे के इटरेशन करने कब बंद कर देने हैं, जब z के रो में कोई भी नंबर निगेटिव नहीं आता है, यानी कि सारे नंबर पॉजिटिव आते, तो हमें आगे के इटरेशन नहीं करने होंगे। ठीक है, यहीं पर आंसर स्टॉप करना होगा। तो अपने पास इनिशियली 3 डिसीजन वेरिएबल थे, x1 x2 x3, जिसमें से बेसिक वेरिएबल के अंदर x3 नहीं दिख रहा है, तो इसके कारण हम लोग उसका वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे, 0। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, RHS में आई वैल्यू x2 बन जाएगा अपना 200/3, और x1 का वैल्यू हो जाएगा RHS में देखो 100/3, और z मैक्सिमाइज पूछा था ना हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और ये क्या पूछा गया था, z मैक्सिमाइज, तो ये z लिखा, मैक्सिमाइज कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी RHS में 2200/3 ये होगी। ठीक है, देखो इस कॉलम में, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में हमें x3 नहीं दिख रहा था, उसके कारण उसकी वैल्यू 0 ली। x1 की वैल्यू कितनी होगी, 100/3, और x2 की वैल्यू होगी 200/3, और z मैक्स कितना होगा, z मैक्स RHS वैल्यू 2200/3 होगी। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, x1 x2 और x3 की ये वैल्यू आई हुई ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर पर। ठीक है, तो देखो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 10x1 + 6x2 + 5 टाइम्स ऑफ x3, जिसमें तो x3 तो 0 था। ठीक है, तो वो नहीं देखना है। 10x1, x1 कितना आया था, 100/3। ठीक है, तो 10x1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू x1 की वैल्यू 100/3 प्लस 6 टाइम्स 6 कर देता हूँ, 6 टाइम्स ऑफ x2 कितना दिख रहा है आपको, 200/3। ठीक है, तो x2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x3 था नहीं, 0 था, तो वो नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2200/3 आ रही है ना। इसका मतलब देखो यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है, 2200/3 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर सॉल्व किया है वो अपना राइट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए वो प्रॉब्लम है, कहीं पर अगर कन्फ्यूजन लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव और ये हेल्पफुल लगते होगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।